हेलो एवरीवन। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 134 और इस पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स that every object in the universe attracts every other object with a force called the gravitational force। मीन्स यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं बेटा और जो मास कैरी करते हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट है इसका मास है m1 एंड दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका मास है m2, तो इनके बीच में क्या होता है बेटा, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। सपोज यहाँ पर जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो क्या है, r। तो यहाँ पर जो ये फोर्स होगा बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको जब हम मर्ज करेंगे तो बेटा हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कितनी आएगी बेटा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी को यदि हम हटाएंगे तो यहाँ पर हम एक कॉन्स्टेंट लेते हैं और ये जो कॉन्स्टेंट होता है दैट इज़ कैपिटल G। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो ये जो कैपिटल G है बेटा इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है बेटा पूरे यूनिवर्स में कहीं भी हम जो है दो मासेस को कंसीडर करेंगे तो वहाँ पर इसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर आपसे इसकी डायमेंशन भी पूछ सकते हैं बेटा, है ना, और इसकी यूनिट भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सपोज जो है ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है बेटा, सरफेस ऑफ अर्थ पे है ना। तो सपोज ये हमारी अर्थ है बेटा और इसकी रेडियस जो होगी बेटा वो क्या होगी, रेडियस ऑफ अर्थ। और यहीं पे हमारा जो है क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। यहीं पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बेटा, आर ई। इसका जो मास है बेटा वो कितना कंसिडर करना है हमने, जो है स्मॉल m। और मास ऑफ अर्थ क्या होगा बेटा, मास कैपिटल M ई हम इससे लिख सकते हैं बेटा। तो हमारा जो फोर्स होता है हमें पता है बेटा किसके इक्वल होगा, G m1 m2। तो ये क्या होगा, मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट बाय आर स्क्वायर। क्योंकि ये सरफेस पे है तो बेटा आर की वैल्यू जो होगी रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगी। इसके बाद है बेटा पेज नंबर 136 पर, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल से हम क्या समझते हैं, सपोज कोई ऑब्जेक्ट जो है बेटा जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब फ्री फॉल या फिर कह सकते हैं ग्रेविटी के कारण ये नीचे की तरफ जो है फॉल हो रहा है। और यहाँ पर जो जी की वैल्यू है कितनी है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। या फिर इसको हम जो है 9.8 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये यदि इसकी क्या होगी बेटा, एक्सेलरेशन होगी, तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि ये किस में होगा बेटा, फ्री फॉल में होगा। तो यही हमने लिखा है बेटा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द हाइट इट फॉल्स टुवार्ड द सरफेस ऑफ अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर कौन सा होगा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अभी हमने ऊपर वाले आर्टिकल में जो है पढ़ा था। ये जो फोर्स होगा बेटा, यदि कोई ऑब्जेक्ट इस फोर्स से नीचे की तरफ गिरेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस में होगा बेटा, फ्री फॉल में, है ना। तो यहाँ से हम इजीली इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं बेटा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू हमें पहले भी पता है किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा ये हम इक्वेट कर देंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, जी मास ऑफ अर्थ बाय आर स्क्वायर इनटू m। तो इस m से क्या हो जाएगा बेटा, ये स्मॉल m कैंसिल आउट। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जिसकी क्या आ जाए बेटा, इसके इक्वल आ जाए। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो बेटा इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वही मैंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि इस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, वो किस में है, फ्री फॉल में है। आगे बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर हम इस एक्सेलरेशन को बेटा कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, यदि उसकी एक्सेलरेशन क्या हो बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू जो बेटा हम राउंड ऑफ करके 10 भी कंसीडर करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में हम इसकी वैल्यू 10 भी जो है पुट करेंगे। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट निकाल लीजिए आप पेज नंबर 138।
तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर हम जो है डिफरेंस करेंगे मास एंड वेट। तो ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था बेटा, मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला जो मास है बेटा वो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ द मैटर, जो कंटेन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो क्या होगा बेटा, उसका मास होगा। और जो वेट होता है बेटा, वेट क्या होता है, जो फोर्स होता है जो कि ग्रेविटी जो है उसके ऊपर रन करती है, या फिर ये कह सकते हैं ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिससे अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये जो है बेटा मेज़र किया जाता है इनर्शिया ऑफ द बॉडी, है ना। हमने जो है जब 4th चैप्टर किया था बेटा, तो फोर्स में हमने ये पढ़ा था जो इनर्शिया होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, जो है मास के। जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। और ये मेज़र की जाती है जहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा, मीन्स वहाँ पर वेट की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मास जो होता है बेटा वो कांस्टेंट होगा, कहीं पर भी जाएंगे जो मास की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी, बट वेट जो है बेटा वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। जहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा वहाँ पर वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ज़्यादा। तो मास जो होती है बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। तो इसका सिर्फ क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन जो वेट है वो कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी क्या होगी बेटा, डायरेक्शन भी होगी। मास को हम मेज़र करते हैं बेटा किलोग्राम में, और वेट को हम मेज़र करेंगे बेटा किसके अंदर मेज़र करते हैं, न्यूटन के अंदर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड, वाई इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज़ 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। मीन्स यदि हम मून पर अपना वेट करवाते हैं बेटा तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1/6 आ जाती है। सपोज हमारा जो वेट है बेटा वो जो है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बेटा, वेट ऑन मून जो होता है 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। मान लीजिए किसी का वेट जो है अर्थ के ऊपर वो कितना है बेटा, 60 kg है। कितना है, 60 जो है न्यूटन है। तो यहाँ पर जो इसका वेट कितना आएगा बेटा, 1/6 ऑफ 60। तो यहाँ पर 6 टाइम क्या हो जाएगा बेटा, ये डिक्रीज हो जाएगी। तो कितना आएगा, सिर्फ 10। तो नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर इसको हम इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर वही जो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, फोर्स, और ये फोर्स को ही हम क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर वेट में हम कंसिडर करते हैं। तो मून पर जो वेट होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा, जी मास ऑफ मून बाय m बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। इसी तरह से बेटा फोर्स ऑन जो है अर्थ जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ, और इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा जी मास ऑफ अर्थ इनटू ऑब्जेक्ट मास बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम पुट करेंगे बेटा, यहाँ पर जो है वैल्यू हमें गिवन है, मास ऑफ अर्थ हमें गिवन है ना, मास ऑफ मून हमें गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है, और रेडियस ऑफ मून हमें गिवन है। जब इसमें पुट करेंगे बेटा तो इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, राउंड ऑफ करके 1/6 आएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बेटा वेट ऑन मून होगा वो क्या होगा, 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ हो जाएगा बेटा। तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर जो है, पेज नंबर आप निकाल लीजिए 141। और यहाँ पे दोनों क्वेश्चन जो है बेटा ये आपने कॉपी में नहीं लिखने हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर है बेटा, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए जो है स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। तो बेटा यहाँ पर क्या है, हमने ये पढ़ा था कि मान लीजिए वेट सेम है बैग का, लेकिन उसकी जो है स्टिप जो है उसको हटाकर वहाँ पर हम जो है एक थिन और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग लगा दें तो क्या होगा। तो हमने पढ़ा था बेटा जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यदि हम एरिया को डिक्रीज़ करेंगे तो बेटा प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो प्रेशर ऑन द शोल्डर इज़ क्वाइट लार्ज। तो प्रेशर जो है हमारे जो है शोल्डर के ऊपर क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो इसलिए हमें उसको पकड़ना जो है ईजी नहीं होगा। नेक्स्ट है बेटा, वाई डू यू मीन बाय जो है बायंसी। तो ये एक फोर्स होता है बेटा, यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर प्लेस करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, एक अपवर्ड फोर्स लगता है। तो यहाँ पर यदि हम एक ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या है बेटा, वाटर है, और इसके अंदर सपोज हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर दो फोर्स हैं बेटा, एक तो ग्रेविटी के कारण जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा वो क्या होगा बेटा, mg, है ना। और एक यहाँ पर जो है बेटा ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं बॉयंसी फोर्स, है ना। तो ये जो होता है बेटा ये अपवर्ड फोर्स होता है एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट इज़ नोन एज
बायंसी। तो ये फोर्स जो होगा बेटा किस डायरेक्शन में लगेगा, ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है बेटा। वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है बेटा। तो यदि हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, है ना, और यहाँ पर जो है इसके अंदर सपोज वाटर फिल है बेटा, यहाँ पर क्या है, वाटर फिल है। तो यदि हम इसमें दो ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, सपोज एक हमने क्या प्लेस किया बेटा, यहाँ पर जो है मेटल, है ना, और दूसरा सपोज हमने यहाँ पर जो है बेटा हम दूसरा हम ले लेते हैं बेटा आइस। दोनों को यदि हम यहाँ पे रखेंगे बेटा तो क्या होगा, जो हमारी मेटल है वो क्या कर जाएगी बेटा, सिंक कर जाएगी। मेटल हमारी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। क्यों कर जाएगी, क्योंकि मेटल की जो यहाँ पर जो हमने मेटल ली है, सपोज आयरन ले लेते हैं हम, और ये जो है बेटा ये क्या है, आइस। तो यहाँ पर जो है जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी क्या होगी बेटा, वाटर से ज़्यादा होगी, तो वो क्या कर जाएगी बेटा, सिंक कर जाएगी। और जिसकी डेंसिटी जो है वाटर से क्या होगी बेटा, कम होगी, तो वो क्या करने लगेगी बेटा, फ्लोट करने लगेगी। तो आइस की जो डेंसिटी होती है बेटा वाटर से क्या होती है, कम होती है, इसलिए वो क्या करेगी बेटा, फ्लोट करेगी। ये भी आपने बेटा कॉपी में जो है नहीं लिखना है, जो मैंने रेड मार्क किए हैं। नेक्स्ट निकाल लीजिए बेटा पेज नंबर 142। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेटा, यू फाइंड योर मास टू बी 42 किलोग्राम। हमने जो मेजर किया, सपोज हमारा मास कितना आ रहा है बेटा, 42 किलोग्राम ऑन वेइंग मशीन। ठीक है। इफ़ योर मास मोर और लेस देन 42 kg। तो बेटा यदि हम मेज़र करते हैं हमारा जो मास है वो कितना आ रहा है, सपोज 42 किलोग्राम आ रहा है, तो अभी हमने पढ़ा था बेटा, एक तो हमारा जो है नीचे की तरफ फोर्स होता है, और एक हमारा जो है ऊपर की तरफ फोर्स होता है, जिसको हम वो बोलते हैं बेटा बायंसी फोर्स। ठीक है बेटा। तो जो है यदि हम वेट करवाते हैं बेटा, तो वहाँ पर क्या होगा बेटा, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, और जो अपवर्ड फोर्स होगा वो क्या होगा बेटा, बॉयंसी फोर्स। जो हमने जब यहाँ पर हम मेज़र करते हैं, तो ये जो बॉयंसी फोर्स है ये हम वहाँ पर नेगलेक्ट जो है नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो वेइंग मशीन जो रीडिंग दे रही होगी बेटा, वो क्या होगी, हमारी लेस होगी देन द एक्चुअल वैल्यू। जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी उससे वेइंग मशीन क्या वैल्यू दे रही होगी बेटा, कम वैल्यू हमें जो है वहाँ पर दे रही होगी। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार ईच इंडिकेट ए मास ऑफ जो है 100 किलोग्राम व्हेन मेजर्ड ऑन वेइंग मशीन। इन रियलिटी वन इज़ हैवियर देन अदर। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यदि हम मेज़र करेंगे, सपोज हमारे पास एक तो बेटा कॉटन है और एक जो है हमारे पास जो है यहाँ पर आयरन बार है, दोनों का वेट कितना है, 100 किलोग्राम। तो यदि हम ये हमारे पास क्या होगा बेटा, सपोज कॉटन है ना, और यहाँ पर यदि हम इस फॉर्म में बनाएं, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक जो है आयरन बार है, ये हमारे पास क्या है, आयरन बार। और इन दोनों का जो वेट जो है हमने मास यहाँ पर मेज़र किया है बेटा, वो कितना है, सपोज 100 किलोग्राम। दोनों का जो मास है वो कितना है बेटा, 100 किलोग्राम। तो अब यहाँ पर जो बॉयंसी फोर्स है बेटा, वो किस पे ज़्यादा लग रहा होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो है सरफेस एरिया जो है वो किसका ज़्यादा है बेटा, कॉटन का जो है सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तो बहुत स्मॉल जो है इसका क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया। तो यहाँ पर जो है इसके ऊपर जो है मोर जो है कैसा फोर्स लगा रहा होगा बेटा, बॉयंसी फोर्स यहाँ पर ज़्यादा अप्लाई हो रहा होगा, और यहाँ पर जो बॉयंसी फोर्स है वो क्या होगा बेटा, कम होगा। तो यहाँ पर बॉयंसी फोर्स हमारा ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पर जो हम वेट हमें जो 100 मेज़र हमने किया है मास, वो एक्चुअल में 100 नहीं है, मतलब इसका जो एक्चुअल वेट है वो 100 से बहुत ज़्यादा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो मास ऑफ कॉटन बैग होगा वो क्या होगा बेटा, मोर होगा देन द मास ऑफ आयरन बार। क्योंकि यहाँ पर यदि हम इसको मेज़र करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर बॉयंसी फोर्स क्या है, ज़्यादा है, जिसको हम एक्चुअल में काउंट कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो हम तो यहाँ पर सिर्फ वो मेज़र कर रहे हैं जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ना। तो यहाँ पर जो कॉटन का बैग होगा इसका वेट क्या रहेगा बेटा, ज़्यादा रहेगा।
इसके बाद है बेटा एक्सरसाइज में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। तो बेटा यहाँ पर यदि हम दोनों के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दें तो फोर्स क्या हो जाता है बेटा, 4 टाइम्स हो जाता है। तो एक बार इसको कर लेते हैं बेटा। सपोज हमारे पास ये 2 ऑब्जेक्ट हैं बेटा, है ना, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज डिस्टेंस इज आर, है ना, और इसका मास हम सेम ले लेते हैं बेटा, इसका मास भी m है और इसका मास भी क्या है m। तो f की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पर, g m बाय आर स्क्वायर। अब हमने क्या किया बेटा, इसका बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया, अब हाफ कर दिया है। तो यहाँ पर अब जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, r/2। मास इनका जो है वो क्या है बेटा, सेम है। तो वही सेम फॉर्मूला एफ डैश हम यूज़ करेंगे बेटा। एफ डैश किसके इक्वल होगा, g m बाय r की जगह क्या आ जाएगा बेटा, r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे बेटा, इसको मैं नीचे सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एफ डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, जो है g m बाय आर स्क्वायर, और ये जो 4 नीचे आएगा बेटा ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं हम 4। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा। ये वैल्यू जो है किसकी वैल्यू है, ये यहाँ पर जो है हम ऊपर पहले ही f की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं बेटा, f। तो f डैश होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम ऑफ f। तो हमारा जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 4 टाइम्स हो जाएगा जो हमारा पहले फोर्स था। तो नेक्स्ट है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इज इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, वाई देन ए हैवियर ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइटर ऑब्जेक्ट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सपोज हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, यदि ये जो फोर्स है ये मास पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, इसका जो मास है मान लेते हैं हम जो है 1000 जो है किलोग्राम, और इसका मान लेते हैं हम जो है मास है 10 किलोग्राम। क्लियर है, और दोनों को हमने एक साथ जो है ऊपर से क्या किया बेटा, ड्रॉप किया है। तो एक साथ जब ऊपर से ड्रॉप करेंगे बेटा तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है सेम प्रोपोर्शन पे, या फिर कह सकते हैं ये जो दोनों पे जो फोर्स लगेगा ये हमारा मास पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब इनका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, है ना। और या फिर ये कह सकते हैं इनकी जो वेलोसिटी रहेगी, जो इंक्रीमेंट होगा वेलोसिटी का, वो दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों रहेगा बेटा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है बेटा, तो ये 1000 किलोग्राम है, और नीचे इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, अर्थ जो है इसको अपनी तरफ क्या कर रही होगी बेटा, अट्रैक्ट कर रही होगी। तो अर्थ का तो मैं इसको लिख लेता हूँ बेटा, मास ऑफ कैपिटल G मास ऑफ अर्थ इंटू 1000 बाय आर। आर इसके बीच में हम मान लेते हैं बेटा कुछ भी वैल्यू, सपोज आर ही हम जो है यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो F होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, 1000 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, G। तो ये 1000 इसके साथ क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। तो वही हमने लिखा है बेटा यहाँ पर कि जो है कि जो ग्रेविटी होती है या एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी है वो क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है, और वो मास पे डिपेंड नहीं करती। वो किस पे डिपेंड नहीं करती बेटा, मास पे डिपेंड नहीं करती। मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन जो होगी वो सेम होगी, और इसकी जो वैल्यू है कितनी होती है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सेम जो है वेलोसिटी है, कह सकते हैं नीचे की तरफ क्या होंगे बेटा, गिरेंगे, और सेम टाइम पे दोनों जो है नीचे गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो दोनों के लिए क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर जो है अर्थ है, और अर्थ की रेडियस हमें गिवन है बेटा, अर्थ की रेडियस हमें गिवन है कितनी है, 6400 किलोमीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं बेटा 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, है ना। और यहाँ पर बेटा 1 किलोग्राम का हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया, 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेट करेंगे। तो एफ का फॉर्मूला जो होता है किसके इक्वल होगा बेटा, GMM बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सभी वैल्यू दे रखी है बेटा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटा, 9.8। और यही क्या होती है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4th,
अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ, वाई? देखो बेटा यहाँ पर क्या है कि जो फोर्स होता है, सपोज यहाँ पे अर्थ है और ये छोटा सा हमारा जो है मून है और ये हमारी जो है ब्यूटीफुल सी अर्थ है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। इसके बीच का डिस्टेंस सपोज है आर। तो यहाँ पे जो फोर्स है बेटा वो दोनों जो मास है, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून और डिस्टेंस सपोज आर स्क्वायर और यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा बेटा जी। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? दोनों के मास पे डिपेंड कर रहा है ना। और यहाँ पर जो फोर्स है बेटा ये इन दोनों के बीच है। तो मतलब क्या है, इतने फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही होगी, उतने ही फोर्स से जो है मून जो है अर्थ को क्या कर रहा होगा बेटा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो बेटा ईच अट्रैक्ट द मून विद एन इक्वल फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। तो इनके बीच का जो फोर्स की वैल्यू है क्या है बेटा? सेम है। फोर्स की वैल्यू क्या है? सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है बेटा, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून? तो बेटा यहाँ पर ये है कि अर्थ और मून के बीच का यदि फोर्स क्या है? सेम है। दोनों के बीच का फोर्स क्या है बेटा? सेम। मतलब जितना फोर्स अर्थ मून पे लगा रही होगी उतना ही फोर्स मून जो है वो अर्थ पे लगा रहा होगा। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ क्यों मूव करता है, अर्थ मून के चारों तरफ क्यों नहीं मूव करती है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बेटा वो ये है कि सपोज ये हमारी अर्थ है और ये मून है ना। दोनों के बीच का जो फोर्स है वो क्या है बेटा? सेम है। दोनों के बीच का फोर्स क्या है बेटा? सेम है। तो यहाँ पर जो फोर्स होता है बेटा, फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा? मास इंटू एक्सलेरेशन। फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन। ये वैल्यू हमारी फिक्स है। फोर्स की वैल्यू क्या है? फिक्स है। सपोज हम फोर्स की वैल्यू रख देते हैं बेटा 12, है ना। तो यहाँ पर मास यदि 1 है तो एक्सलेरेशन कितना होगा बेटा? 12। मास यदि हम 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 6। ये यदि 3 है तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 4। ये यदि 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 3। मतलब इन दोनों की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सलेरेशन क्या होगा बेटा? कम होगा। अब हमें पता है जो मास ऑफ अर्थ है बेटा वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ मून। तो इसलिए जो है बेटा अर्थ क्या है? एक्सलरेट नहीं करती है। और मून का जो है मास एज़ कम्पेयर टू अर्थ क्या है बेटा? कम है। तो इसलिए मून क्या करता है बेटा? मून क्या करेगा बेटा? वो एक्सलरेट करेगा। तो इसलिए जो है मून अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, ना कि जो है अर्थ मून के चारों तरफ मूव करती है। क्लियर है बेटा इतना? नेक्स्ट है बेटा, व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल? तो बेटा यहाँ पर क्या है कि फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा यदि हम एक ऑब्जेक्ट के मास को क्या कर देते हैं बेटा? डबल कर देते हैं। तो सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बेटा, इसका मास है m, है ना। दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास भी क्या है बेटा? m। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा? सपोज r। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा? G m/r स्क्वायर। और यदि हम क्या करें बेटा, इनके बीच इसका जो मास है उसको क्या कर दें? डबल कर दें। मतलब इसको क्या कर दें बेटा? 2m। तो डिस्टेंस यहाँ पर सेम है, तो हमारा जो f डैश होगा बेटा वो किसके इक्वल हो जाएगा? Gm इंटू 2m/r स्क्वायर। तो यदि हम यहाँ पर बेटा देखें तो यहाँ पर जो है ये जो कंप्लीट वैल्यू है बेटा हमारे पास, है ना, ये किसके इक्वल है? ये ऊपर हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो f डैश हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 2 टाइम ऑफ f। तो हमारा जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा बेटा? डबल हो जाएगा। हमारा जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा बेटा? डबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल। यदि हम डिस्टेंस को क्या कर दें बेटा? डबल कर दें। तो यदि हम डिस्टेंस को क्या कर देंगे बेटा? डबल कर देंगे। तो यहाँ पर सपोज मास m ही है, लेकिन डिस्टेंस हमने अब बढ़ा दिया है। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर ले गए हैं? दूर दूर ले जा गए हैं। और इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो गया बेटा? 2r। कितना डिस्टेंस हो गया है? 2r। मास सेम है, डिस्टेंस हमने क्या कर दिया? डबल। तो पहले इनके बीच का जो फोर्स था बेटा वो क्या था? F इज इक्वल टू Gmm/r स्क्वायर। और यदि हमने इसके बीच का डिस्टेंस हमने क्या कर दिया बेटा? डबल। तो हमारा जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा? Gmm/2r का होल स्क्वायर।
है ना। इसको हमने क्या कर दिया बेटा 2r का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा GMM/4r स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा। तो यहाँ पर जो ये एफ डैश होगा बेटा, एफ डैश की वैल्यू क्या आएगी बेटा f/4। तो हमारा जो ये फोर्स है वो क्या हो जाएगा बेटा 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि हम क्या करें इसमें इफ़ द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, यदि हम दोनों के मास जो है उनको क्या कर दें बेटा डबल कर दें तो क्या इफेक्ट होगा। यदि हम मास को डबल कर देंगे तो यहाँ पर पहले जो हमारा फोर्स आया हुआ था बेटा वो फोर्स था हमारा F = जो है GMM/r स्क्वायर। लेकिन अब यदि हमने मास को क्या कर दिया बेटा डबल, तो ये भी 2m ये भी 2m, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा G × 2m × 2m/r स्क्वायर। तो यहाँ पर जो F डैश की वैल्यू आ जाएगी बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा 4 टाइम ऑफ F। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये प्रूव करता है बेटा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मीन्स इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है बेटा अट्रैक्ट करता है विद ए फोर्स, एंड दैट फोर्स इज यूनिवर्सल। That force is defined or proved by the universal law of gravitation. Next है बेटा, what is acceleration of free fall। तो बेटा जो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल होती है हमने पहले भी पढ़ा था बेटा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, इस एक्सेलरेशन से मूव करता है बेटा, उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो ये जो होती है बेटा ये जो है कांस्टेंट होती है फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट, चाहे उनका मास कुछ भी हो। मींस यदि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है 10,000 है किलोग्राम है, और एक मास है जिसका मास हम ले लेते हैं सपोज 10 किलोग्राम, तो दोनों को यदि हम मूव कराएंगे अंडर द ग्रेविटी तो ये दोनों जो हैं सेम एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरेंगे। तो इसी को बोलते हैं बेटा हम फ्री फॉल। तो बेटा आज के लिए इतना ही, इसके बाद के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।